to you by Sensodent K. अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। इस समय पंजाब और हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस समय की क्या स्थिति हो चुकी है, पूरी नाजुक है। दूसरी तरफ से दिखाना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस आंसू गैस के गोले जो है किसानों की तरफ छोड़ रही है। किसानों को रोकने के लिए आप विजुअल से देख सकते होंगे कि कैसे धुआं उठ रहा है। जैसे ही किसानों पर यह आंसू गैस का गोला छोड़ा जाता है किसानों को तितर बितर करने के लिए। ये जो बाकायदा ट्रैक्टर में आपको दिख रहा है, ये बालू के वो बोरे हैं जिसके सहारे किसान जो नदी है उसको पार करने की भी कोशिश करेंगे। किसान भी इस बार पूरी तैयारी से आए हैं, चाहे वो फेस शील्ड हो, हेलमेट हो, मास्क हो, मुंह पर टूथपेस्ट लगाना हो। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। जब ये कहते हैं देखना शुरू कर चुके हैं तो सौरभ जी की याद आती, क्योंकि इससे पहले तक हम सुनते थे आप देख रहे हैं या आप देखने वाले हैं। देखना शुरू कर चुके हैं उनकी ज़ुबानी निकला और हमारे शो का एक तरीके से टैगलाइन सरीखा बन गया। तो उनकी गैर मौजूदगी में आज मुझे ये जिम्मा मिला है कि आपको लल्लन टॉप शो में खबरें विस्तार से बताऊं। तस्वीरें जिससे आपने शुरुआत हुई, यानी बात किसानों की होगी और उनके साथ दिल्ली कूच की। साथ ही हाल जानेंगे दिल्ली की सीमाओं का और उत्तर प्रदेश में अंततः होने वाले सपा कांग्रेस गठबंधन का। लेकिन इन सब बातों से पहले देश के एक नामी वकील की कही को सुनिए और उसके बाद आप आगे समझिए। वो कहते हैं, मैं एक धर्मनिरपेक्ष भारत में रहा हूं और यही फला फूला हूं। मैं चाहता हूं कि जब मेरा समय आए तो मैं एक धर्मनिरपेक्ष भारत में ही अंतिम सांस लूं। ये बात एक वकील की कही हुई है, जो वकील सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ते थे, लेकिन जब उसी सरकार ने गलत फैसला लिया तो अपना इस्तीफा सरकार की मेज पर पटक दिया। वकील जिन्होंने एक धर्म विशेष के लोगों के साथ गलत होता देख केस को छोड़ दिया, वो केस जो उनके लिए बेहद अहम था। वो कहते थे, मुझे अभी भी जजों पर भरोसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कैसे नियुक्त किया गया है, ज़रूरी ये है कि उन्हें क्यों नियुक्त किया गया है। बड़ी मार्के की बात है, 21 फरवरी की सुबह ये मार्के की बात करने वाले वकील, न्यायविद और भारत के पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल फली एस नरीमन की देह बीत गई। वो 95 बरस के थे। भारतीय कानून के इतिहास के भीष्म पितामह उन्हें कहा जाता था। लल्लन टॉप की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। हो सकता है आज के बहुत सारे लोग इस नाम से वाकिफ ना हो, लेकिन फली एस नरीमन की शख्सियत वटवृक्ष सरीखी है। वो आने वाली पीढ़ियों को अपने ज्ञान, अपने उस विद्वता से, जो उन्होंने लिखा कहा, उससे वो एक तरीके से रोशनी देते रहेंगे। कुछ किस्सों के सहारे उनको समझने का प्रयास कर सकते हैं। नरीमन जी की आत्मकथा बिफोर मेमोरी फेड्स के आधार पर ये किस्से हमारे साथी सोमशेखर ने रिकॉल किए हैं। 25 जून 1975 का साल था। देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी। आज़ाद भारत के लोकतंत्र पर पहला सबसे प्रत्यक्ष हमला। विपक्ष जेल में, नागरिकों की स्वतंत्रताएं निलंबित, प्रेस पर रोक लगा दी गई। एक दिन के अंदर कई लोगों ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिए, कुछ से दिलवाए गए। साल 1972 में भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाए गए थे फली एस नरीमन। उनका काम तो था कि बतौर एक कानून अधिकारी वो सरकार को सलाह दें और अदालत में सरकार का पक्ष रखें। मगर इमरजेंसी घोषणा के ठीक एक दिन बाद उन्होंने कानून मंत्री HR गोखले को फ़ोन किया और अपना पक्ष रखा। फ़ोन रखते ही दिल्ली के लिए एक चिट्ठी लिखी, एक लाइन में इस्तीफा टाइप किया। इंदिरा सरकार के दूसरे सबसे बड़े वकील ने इसी सरकार के फैसले पर असहमति जताते हुए इस्तीफा दे मारा। ऐसी शख्सियत थी फली एस नरीमन की। उनके बारे में हमने विस्तार से एक स्टोरी लिखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आपको उनके बारे में और जानना चाहिए, कुछ जो विद्वान जिन्होंने उन्हें जाना, समझा, करीब से देखा, उनकी जुबानी सुनिए। लास्ट ईयर ऑफ जजशिप में उनका लॉ क्लर्क था। ड्यूरिंग दैट टाइम मैं फली नरीमन साहब के पास एक बार गया था, उनके घर पे। मुझे उनके ऑटोबायोग्राफी बिफोर मेमोरी फेड्स पे उनका ऑटोग्राफ चाहिए था। तो रोहिंटन साहब के वाइफ जो सनाया मैडम है, उन्होंने बोला था एक दिन जाओ फली साहब के पास और लंच पे मिलो और उनसे बात करो और अपना ऑटोग्राफ ले लो, उनको बहुत पसंद है यंग लॉयर्स, स्पेशली हुआ पारसीस। आई एम अ पारसी माई सेल्फ। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको मिल लो। तो पहली बात, हमारी पहली मुलाकात तब हुई थी 2021 में।
और मैं एक बार गया था क्योंकि मैं जस्ट ग्रेजुएट हुआ था कॉलेज से और मेरा फर्स्ट ईयर था आफ्टर ग्रेजुएशन। और फली नरीमान साहब इतने बड़े फिगर, मैं तो काफी डर गया था वो दिन। और तब लंच पे और भी लोग थे, तो मैं थोड़ा डर गया। मैं समझ में नहीं आया क्या बात करूं, कैसे बोलूं। मैं तो ऐसे फैन बॉय की तरह गया था। तो वो इतने स्वीटली बेचारे बुलाए, कम कम प्लीज सिट। और मुझे, इतने लोग थे, शायद 5 या 6 लोग थे, और मुझे बुलाकर बोले नहीं, मेरे बाजू में बैठ के मेरे साथ बात करो। तो हम लोग जब लंच कर रहे थे वो दिन, उन्होंने काफी पूछा मेरे बारे में, मेरे परिवार के बारे में पूछा। फिर मैंने लॉ क्यों लिया, हम, मैं कहाँ से आता हूँ, क्या करता हूँ। वो काफी स्वीट थे। मतलब मैं कोई था नहीं, ना ही मेरा पिताजी कोई बड़े आदमी थे, ना कोई मेरा फैमिली में कोई लॉयर्स थे या कोई बड़े। मैं बस एक नॉर्मल लॉयर था, फर्स्ट जनरेशन लॉयर जो पास आउट हुआ था। और उन्होंने कभी कुछ देखा नहीं, उन्हें बस पसंद आया, मुझे बहुत पसंद आया उनसे बातचीत करने में। और फिर उन्होंने बोला ठीक है कम अगेन। तो मैं बहुत खुश हो गया कि उन्होंने बोला कम अगेन, और मैंने उनके ऑटोग्राफ लिया था मेरे बुक पे। फली नरीमन कानून और संविधान के दायरे की बातें करते थे और उसी दायरे में रहते हुए प्रदर्शन करने की बात, और प्रदर्शन उस दायरे को तोड़कर कहां ले जाया जाएगा उस पर भी बात, दोनों पक्षों की बात हो रही है। और वो बात किसान आंदोलन के चलते उठी हुई है। इसीलिए हमको चलना पड़ेगा दिल्ली, जहां की सीमाओं पर फिर से तनाव का माहौल है। एमएसपी की गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान के जत्थे दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश में जुटे हैं। 21 तारीख के लिए उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। किसानों की आमद रोकने के लिए दिल्ली के सभी बॉर्डर सुरक्षा चाक चौबंद करने की वजह से एक तरीके से वहां अतिरिक्त निगरानी बढ़ाई गई है और कुछ बॉर्डर पर तो आपने तस्वीरें देखी हैं, कीलें भी लगाई गई हैं। पिछले किसान आंदोलन की तरह इस बार भी दिल्ली के बॉर्डर कीवर्ड बन चुके हैं। हम आज आपको दिल्ली की इन्हीं सीमाओं से रूबरू कराएंगे और बताएंगे कि शंभू बॉर्डर पर क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से दिल्ली की त्योरियां चढ़ी हुई हैं। दिल्ली कितने बॉर्डर से घिरी हुई है, कितने बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। स्क्रीन पर दिल्ली का ये मैप देखिए और किसान आंदोलन की तस्वीरों को याद करके इस मैप को देखते समझते चलिए। इसकी सीमाओं को 2 राज्य छूते हैं, पूर्वी हिस्से को उत्तर प्रदेश और पश्चिमी भाग को हरियाणा। इतना तो आप सबको पता होगा, लेकिन यहाँ जानना ये ज़रूरी है कि कौन से ज़िले हैं और कौन से बॉर्डर हैं। उत्तर प्रदेश के 2 ज़िले गाजियाबाद और नोएडा, गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, दिल्ली की सीमाओं से लगे हैं। हरियाणा की बात करें तो राज्य के 4 ज़िले लगते हैं, गुड़गांव, सोनीपत, फरीदाबाद और झज्जर दिल्ली से बॉर्डर शेयर करते हैं। अब इन्हीं इलाकों में थोड़ा टेंशन ज़्यादा है क्योंकि किसानों की इधर से आने की उम्मीद कह लीजिए, आशंका कह लीजिए या संभावना कह लीजिए, जो जिसका समर्थक है उस हिसाब से वो कह ले। अब हम आपको मैप के जरिए दिल्ली को पूरी और हरियाणा को जोड़ने वाले बॉर्डर को दिखाते हैं। पहले बात उन बॉर्डर से शुरू करते हैं जो दिल्ली को यूपी से जोड़ते हैं। कुल 5 बॉर्डर हैं। कौन कौन से? दिल्ली से गाजियाबाद को जोड़ने वाला लोनी बॉर्डर, दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाला सीमापुरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, डीएनडी बॉर्डर। इससे कई बार हमारा लोगों का भी आना जाना होता है। अब मैप उन बॉर्डर्स को देखते हैं मैप पर जो दिल्ली से हरियाणा को जोड़ते हैं। वो कौन से हैं? टीकरी बॉर्डर, रजोकरी बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, झरोदा बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर। सिंघू बॉर्डर पिछली बार और टिकरी बॉर्डर, ये 2 बॉर्डर पिछली बार भी चर्चा में रहे थे। किसान आंदोलन का केंद्र ये 2 बॉर्डर बने थे। टोटल हुए 10। इनमें से 5 बॉर्डर्स को किसान आंदोलन के चलते सील कर दिया गया है। आप इसको ध्यान में रखते हुए अपने यातायात या आपके जो भी जानने पहचानने वाले लोग हैं उनको आप सूचित कर सकते हैं। दिल्ली से हरियाणा को जोड़ने वाला टिकरी, सिंघू और झरोदा, और यूपी को दिल्ली से जोड़ने वाला चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर सील है। अब बात उस बॉर्डर की जहां किसानों का आंदोलन चरम पर है और थोड़े थोड़े उग्र भी होते रहते हैं बीच में, जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा है। नाम है शंभू बॉर्डर। शंभू बॉर्डर, इसकी खास बात यह है, यहाँ पे क्लियर कर दे कि ये बॉर्डर दिल्ली से नहीं सटता, कोई लेना देना नहीं। शंभू बॉर्डर पंजाब के पटियाला जो ज़िला है वहाँ पे पड़ता है और हरियाणा की सीमा के पास गांव है। ये बॉर्डर दिल्ली, पंजाब और हरियाणा को आपस में जोड़ता है। बेसिकली पंजाब और हरियाणा इस बॉर्डर से तय होते हैं कि उस तरफ पंजाब है जहाँ किसानों का डेरा है और इस तरफ हरियाणा है जहाँ पर पुलिस ने और पैरामिलिट्री फोर्स ने अपना डेरा लगा रखा है। किसानों के प्रदर्शन के बीच शंभू बॉर्डर पर क्या हालात हैं, आज क्यों फिर से आंसू गैस के गोले चले, आज क्यों किसान बड़ी बड़ी मशीनें और ये तमाम चीज़ें लेकर आए थे, वहाँ पे जो मौजूद रिपोर्टर हैं उनसे जान लीजिए।
शंभू बॉर्डर पर ताजा हालात का हम दिखाने और समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस वक्त ये सामने की तरफ जो शंभू बॉर्डर है वहां पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आवाज आपको आ रही होगी। जो पुलिया है, जो हाईवे है मेन, उस पर किसान मौजूद हैं, नीचे खेत की तरफ किसान मौजूद हैं। 2 पोकलैन जो मशीन है वो दरअसल हरियाणा पुलिस ने मंगवाई हुई है। उस पुलिया पर हरियाणा पुलिस के जवान बीते कई दिनों से डटे हुए हैं लगातार। जाहिर सी बात है, एक तरफ उनको किसानों को समझाना भी है, दूसरी तरफ ये कोशिश करना है कि किसान हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस न कर पाए, क्योंकि उनको सख्त ऑर्डर है। और इन सब के बीच अगर देखिए तो लगातार जो आंसू गैस के गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। ये इस वक्त की तस्वीर है, ताजा तस्वीर है। किसान जो प्रदर्शनकारी हैं वो बकायदा नीचे खेत की तरफ उतरे हुए हैं ताकि जो नीचे नदी है उसको पार करके हरियाणा बॉर्डर की तरफ एंट्री करें, जबकि जो मेन हाईवे है वहां पर भी किसान प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और रह रहकर ये देखिए आंसू गैस के गोले बकायदा छोड़े जा रहे हैं। इसकी आवाज जो है वो आती है। पोकलैन मशीन 2, चूंकि किसान प्रदर्शनकारियों ने कल पोकलैन मशीन मंगवाई थी, जिसके बाद जो हरियाणा पुलिस के जवान और आरएएफ के जवान हैं उन्होंने भी पोकलैन मशीन मंगवा ली। तो फिलहाल ये तस्वीर है, खेत में किसान प्रदर्शनकारी, हाईवे पर किसान प्रदर्शनकारी, और रहकर बीच में रुक कर इसी तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। देखिए हरियाणा पुलिस भी 13 फरवरी से और इस बॉर्डर पर लगातार जो है डटी हुई है। उनके सामने चुनौतियां 2 हैं। एक तो किसानों से बातचीत करना, उनको समझा कर रखना, दूसरा ये कि उनको जिस तरह के ऑर्डर हैं कि किसान प्रदर्शनकारी वो किसी भी कीमत पर हरियाणा में एंट्री नहीं कर पाए, तो 2 तरफा उनके पास चुनौती है। और इसी वजह से लगातार ये जो पुलिया है, इसी पुलिया पर जो हरियाणा पुलिस के जवान, आरएएफ के जवान हैं, वो बकायदा डटे हुए हैं, लगातार ड्यूटी कर रहे हैं 24 घंटे, और निगाहें सिर्फ पंजाब के साइड जो किसान प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर टिकी रहती हैं। तो इंडिया टुडे से जुड़े मंजीत सहगल की रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा पुलिस को विरोध प्रदर्शन से जुड़े कुछ इनपुट्स मिले हैं जो पुलिस अपने पास रखती है, कुछ लीक होते हैं जो उसे देना होता है। आंदोलनकारी किसानों के बीच मौजूद कुछ उपद्रवी पब्लिक प्रॉपर्टी को निशाना बना सकते हैं। हरियाणा पुलिस ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को इस बारे में एक पत्र भेजा। इस पत्र में 21 फरवरी को शंभू और खनौरी सीमा पर प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेडिंग हटाने के संभावित प्रयास के दौरान महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा का ढाल और उनकी सुरक्षा का मुद्दा, एक तरीके ढाल भी बनाया जा सकता है और उनकी जो सुरक्षा है उसको भी मुद्दा बनाया गया। हरियाणा पुलिस के मुताबिक किसान बैरिकेड्स को तोड़ने के लिए जेसीबी, पोकलेन वो पोकीमोन वाला पोकलेन नहीं है, ये एक मशीन होती है जो सीमेंट वाले बैरिकेड्स को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह रख सकती है। तो किसानों ने वो पोकलेन मशीन मंगा ली, हाइड्रोलिक क्रेन, इतना कठिन नाम है, हम तो ले नहीं पा रहे हैं, और वो लेकर के चले आ गए हैं मशीन ही पूरी। तो ये सारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोकलेन मशीन जब किसानों ने लगाई तो हरियाणा पुलिस ने भी अपनी तरफ से 3 लगा दी, 3 के बदले 3, मतलब मुकाबला बराबरी का चल रहा है। आप तस्वीर देखेंगे तो लगेगा कि कोई युद्ध का मैदान हो। जब आंसू गैस के गोले चलने लगते हैं, जब रबड़ की बुलेट्स चलने लग जाती हैं, मशीनों को आंसू गैस के गोले से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया, खास तौर पे कि इस तरह से नहीं कि जाली खुली हुई है तो उधर से आया, भग से एक गोला गिरा तो जो है ड्राइवर ही छितर-बितर हो गए, मतलब पूरी तैयारी उधर से भी है। अब सवाल यह है कि क्या किसानों ने सड़क रोकी है? सड़क जो है वो आप देखेंगे प्रत्यक्ष तौर पे प्रशासन ने रोकी है। किसान उस जो रोकी गई बाधा है उसको पार करना चाहते हैं। किसानों की क्या मांग है? वो चाहते हैं हम दिल्ली आएंगे, हमको रामलीला मैदान सरीखा कोई मैदान दे दिया जाए, हम वहाँ प्रदर्शन करेंगे। सरकार ये चाहती है कि भैया आप जो हो जहाँ हो वहीं रुके रहो, हम बात कर रहे हैं। 3-4 बार की बातचीत भी हो गई है, अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। कृषि मंत्री आते हैं और भी तमाम बड़े मंत्री जाते हैं, लेकिन वो नतीजा नहीं निकल रहा है और आंदोलन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आज ये भी खबर आई कि किसानों ने जो है ट्रकों से भर के बालू मंगवा ली कि नदी में डाल करके उस रास्ते पार कर जाएंगे। तमाम खबरें दिन भर अपडेट्स आती रहीं, लेकिन जो अभी तक, जब तक ये बुलेटिन रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक दोनों यथास्थिति बरकरार है। किसान उस तरफ है, पुलिस और जो सीआरपीएफ की टुकड़ी है वो इस तरफ है। दोनों में तनातनी तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस बीच अम्बाला पुलिस ने वीडियो और तस्वीरों के आधार पर 2 अज्ञात भारी मशीनरी चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस की तरफ से कहा गया कि कोई भी व्यक्ति प्रदर्शनकारियों को कोई वाहन उपलब्ध नहीं कराए, अन्यथा वाहन जब्त कर लिया जाएगा।
मतलब किसानों की मदद करने वालों को भी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा पुलिस अधिकारियों के बयान से लग रहा है। पुलिस अधिकारियों ने यह भी कहा कि किसानों की मदद करते पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प और दुर्लभ सा आदेश है कि आंदोलन करने में कोई अगर मदद करता है तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गृह मंत्री, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली पंजाब बॉर्डर पर 14,000 किसान फिलवक्त मौजूद हैं। यहाँ 1200 ट्रैक्टर, 300 कार और 10 मिनी बस है। इंडिया टुडे के इनपुट्स के अनुसार गृह मंत्रालय ने कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, शुरू से तैनात है। वो आप देख रहे हैं तस्वीरें भी। शंभू बॉर्डर पर कटीली तारों वाली 7 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। दिल्ली पुलिस भी अलर्ट पर है। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर को सील कर दिया गया है, जो हमने आपको पहले भी बताया। ये इसलिए दोहरा दिया ताकि जहन में बना रहे। पूरी दिल्ली में धारा 144 लगाई गई है, लेकिन आंदोलन तो इन धाराओं को तोड़कर ही किया जाता है। तो किसान इन्हीं धाराओं को तोड़ने के प्रयास में लगे हैं और पुलिस पूरी दमदारी से लगी हुई है कि इस बार कोई भी अराजकता दिल्ली में नहीं फैलने देंगे। जैसे पिछली बार 26 जनवरी की एक घटना हो गई थी, तो उस तरीके की घटना ना हो, उससे बचने के लिए पहले हरियाणा पुलिस ने पूरी बंदोबस्त कर रखी है, दिल्ली पुलिस ने भी उसी तरीके का बंदोबस्त कर रखा है। अब दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर मौजूद रिपोर्टर से जान लीजिए वहां पे क्या हालात बने हुए हैं। किसानों की मांगों को लेकर के सरकार ने जहां 5वें दौर की बातचीत को लेकर के किसानों के सामने प्रस्ताव रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान अभी भी अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां की स्थिति दिखा रहा हूं कि दिल्ली के अंदर किसानों को घुसने नहीं दिया जाएगा। उसके लिए बाकायदे दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तरफ से पूरी तैयारी की गई है। ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं, टिकरी बॉर्डर पर ऐसे ही 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और यहां पर कटीले तार भी लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आप देखिए कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, उनको भी यहां पर पूरी तरीके से तैनात किया गया है और बाकायदे जो पत्थर के स्लैब हैं, उन स्लैब को भी यहां पर लगाया गया है, जिससे कि अगर वो लोग जेसीबी या फिर दूसरी मशीनों को लेकर के यहां पर आते हैं और उनकी तरफ से यहां घुसने की कोशिश की जाती है, तो उसको पूरी तरीके से रोका जाए। हालांकि अभी की जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि जो शंभू बॉर्डर है वहां तक ही किसान पहुंच पाए हैं और वहां किसान अभी डटे हुए हैं। वो लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि वो दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन जो पैरामिलिट्री फोर्स और हरियाणा पुलिस की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि उनको रोका जाए। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, उस स्थिति में जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसमें साफ तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि जहां इस तरीके के बैरिकेडिंग लगाए गए हैं, तो वहीं डंपर जो हैं उनको भी अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। आगे जो सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों से ये साफ हो रहा है कि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो उनको दिल्ली आने से रोका जाएगा, क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें तो जब किसान यहां दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर पहुंच गए थे और कई महीनों तक लगातार वो यहां पर प्रदर्शन और धरना करते रहे, उसके बाद तीनों कृषि कानून जो थे उनको सरकार की तरफ से वापस लिया गया था। किसानों ने लगातार इस पूरे मामले को लेकर के जिद की थी, लेकिन अब किसान ये मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी उनको दिया जाए। पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले खनौरी बॉर्डर पर किसानों ने दिल्ली कूच के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मैं आपको अपने आगे दिखाना चाहूंगा कि हजारों किसान अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली की तरफ खनौरी बॉर्डर से हरियाणा की तरफ कूच करने के लिए तैयार हो रहे हैं। साथ ही साथ पिछली बार से सबक लेते हुए जब देखा गया था कि हरियाणा पुलिस द्वारा किसानों को रोकने के लिए स्मोक कैनिस्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, रबड़ पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया था, उससे बचने के लिए अब किसानों ने अपने चेहरे पर टूथपेस्ट लगा लिया है। कई जो किसान हैं वो कपड़ा भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं, गीला कपड़ा। खास तौर पर देखा जाता है कि जब स्मोक बम आता है किसानों की तरफ तो उससे बचने के लिए, उसके धुएं से बचने के लिए गीले कपड़े को अपनी शक्ल पर लपेट लेते हैं। उसके साथ साथ बोरियां भी तैयार रखी हैं गीली, ताकि जो स्मोक बम है, स्मोक कैनिस्टर है, उसको ध्वस्त किया जा सके। किसान की मांग, उनके दिल्ली कूच पर अलग अलग नेताओं ने क्या कहा है, जो किसानों की मांग है उसको भी आपको सुनना चाहिए, जो खास करके विपक्ष के नेता हैं और जो सरकार के नेता हैं। बीजेपी को सोचना चाहिए, जब किसान नेता चौई चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया जा रहा है, कम से कम उसके रास्ते पे तो चले बीजेपी। अगर इतना बड़ा फैसला सरकार ने लिया है और खासकर बीजेपी ने लिया है कि उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया है, तो कम से कम उनके रास्ते पे तो चले।
स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले बताए हैं कि किस तरीके से आय दोगुनी हो सकती है किसानों की, कम से कम आय दोगुनी तो करें। और हमारे किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी जो सपना देखते रहे कि किसान हमारा खुशहाल हो, कम से कम भारत रत्न मिला है उन्हें, तो इस रास्ते पे तो चल के दिखाए बीजेपी। किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, पसीना बहाता है, रात दिन मेहनत करता है, सर्दियों के अंदर, गर्मियों के अंदर, बरसात के अंदर हमारे लिए अन्न उगाता है। उनकी जो भी, वो गरीब है, अमीर तो नहीं है ना किसान। ऐसा तो नहीं कि बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं किसान। इन लोगों ने तो बड़े बड़े बंगले बना रखे हैं नेताओं ने। किसान की बात क्यों नहीं मानते? किसान की नाजायज, किसान की मांग क्या है? किसान कह रहा है मेरी फसल का मेरे को पूरा दाम मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। उसकी बात क्यों नहीं मानते? किसान को ये क्यों करना पड़ रहा है? तो ये थी आज की दिन की बड़ी खबर, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बनी हुई है। आज इसलिए बड़ी खबर इसलिए फिर से बनी क्योंकि आज थोड़े 2-3 दिन की शांति के बाद फिर से एक तनाव की स्थिति नजर आई। अब हम चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सुर्खियां कहां से शुरू होंगी? उत्तर प्रदेश से। अंत भला तो सब भला सूक्ति पढ़ते हुए अखिलेश यादव ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर मुहर लगा दी। कांग्रेस ने सपा की तरफ से दिए गए 17 सीटों के ऑफर को अंततः स्वीकार कर लिया। इन सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं, नाम सुन लीजिए। अमेठी रायबरेली, जो स्वाभाविक थी क्योंकि इन्हीं आखिरी 2 दुर्ग थे जो 2019 में एक दरक गया, एक बचा है और उसकी नेता राज्यसभा जा चुकी हैं। तीसरी सीट है प्रयागराज से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी चूंकि समाजवादी पार्टी उस मजबूत स्थिति में नहीं होगी, और प्रयागराज को इसलिए भी दे दिया गया कि गांधी परिवार का सिटाडेल एक ज़माने में रहा है, उनकी जो जड़ें हैं वो वहाँ से आती हैं। वाराणसी दी है। वाराणसी में आखिरी बार 2009 में कांग्रेस जीती थी, मेरी जानकारी 2004 या 2009 किसी एक में जीती थी। और महाराजगंज की सीट दी है, देवरिया की सीट, बांसगांव, सीतापुर, अमरोहा से फिलवक्त बसपा से दानिश अली सांसद हैं, जिनको अपशब्द कहे गए थे संसद में, जिसकी खूब मजम्मत की गई। लेकिन जिन सांसद ने कहा, रमेश बिधूड़ी ने, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, तो वो दानिश अली से मिलने, आप देखे होंगे राहुल गांधी की तस्वीरें आई थी। तो संभवतः है, राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं, तो पूरी संभावना है कि अमरोहा वाले दानिश अली कांग्रेस में चले जाएंगे और कांग्रेस के टिकट पर अमरोहा से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी संभावना है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर। आपको पता होगा कानपुर से श्री प्रकाश जायसवाल 2 बार सांसद रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, तो कानपुर इस बार फिर झोली में आई। झांसी भी दी गई है। झांसी से भी कांग्रेस जीती थी एक ज़माने में, मतलब 2009 वाले चुनाव में तो जीती थी। बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी, सहारनपुर। अब सहारनपुर से कांग्रेस को अगर ये सीट दी गई है तो इसका मतलब है कि यहाँ भी संभावना है कि इमरान मसूद गोल गोल चक्कर लगाने के बाद जो कांग्रेस में लौट आए हैं, उनको कांग्रेस अपने टिकट पर चुनाव लड़ाएगी और सहारनपुर की लड़ाई भी देखने लायक होगी, दिलचस्प होगी। और मथुरा से प्रदीप शर्मा कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, वहाँ पे उनकी दमदारी रही है, तो हो सकता है उनको कांग्रेस लड़ाए या कोई और भी प्रत्याशी हो सकता है। ये सीटें हैं गढ़। और यहाँ समझने वाली बात क्या है, वाराणसी और अमरोहा दोनों ही सीटों पर सपा ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। दोनों उम्मीदवार खूब खुश होंगे। एक थोड़ी आशंका होगी कि जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, लेकिन वाराणसी वाले तो इस बात से खुश हो सकते थे कि कम से कम प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो मीडिया का टेंशन ही मिलेगा, 4 आदमी इंटरव्यू करे आएगा, पूछेगा और जान भी जाएगा सुरेंद्र कुमार पटेल को। लेकिन सुरेंद्र कुमार पटेल 24 घंटे खबरों के मोहताज रहे और उसके बाद कांग्रेस के खेमे में सीट चली गई। तो पूरी संभावना है कि कांग्रेस वहाँ अपना कैंडिडेट उतारेगी, उनका टिकट कट जाएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि अजय राय जो यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो खुद भी बनारस के हैं और 2014 में कौन भूल सकता है, जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो क्या पता वो लड़ जाएं, या फिर कुछ भी हो सकता है, राजनीति है, हो सकता है सुरेंद्र पटेल को ही अपना सिंबल दे दे कांग्रेस या कोई तीसरा कैंडिडेट आए। ये देखने वाली बात होगी। लिस्ट में फेरबदल की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का समझौता सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। यहाँ पे कांग्रेस ने भी थोड़ा सा आगे आना पड़ा कांग्रेस को, और मध्य प्रदेश में भी एक सीट सपा को दी है। सीट कौन सी है? खजुराहो। उस सीट पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाएगा। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले तक दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर इफ बट होता नजर आ रहा था। सपा का ऑफर दिया जा रहा था, कांग्रेस असंतुष्ट नजर आ रही थी। सपा ने साफ कह दिया, जब तक भैया सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तैयार नहीं होता है, जब तक हामी नहीं भरी जाती, तब तक जो यूपी के 2 लड़के 2017 में एक साथ नज़र आए थे वो एक साथ नज़र नहीं आएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में
अखिलेश यादव ने जाने से तब तक के लिए होड़ लगा दिया था, अब शायद जाएं। इंडिया टुडे से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस डील को कराने में अहम भूमिका अदा की प्रियंका गांधी वाड्रा ने। प्रियंका ने पहले राहुल से बात की, फिर अखिलेश यादव से। गठबंधन को नक्की करने के लिए एक मध्यम मार्ग निकाला गया। प्रियंका ने ही फॉर्मूला निकाला कि कांग्रेस मुरादाबाद सीट छोड़ने को तैयार है, जो प्रियंका की ससुराल है, लेकिन बदले में सीतापुर, श्रावस्ती और वाराणसी दी जाए। इस पर सपा भी राजी हो गई कि वाराणसी देने में भला क्या ही हर्ज है, वहाँ तो प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं और नतीजे लगभग चुनाव में सबको पता है। लेकिन लोकतंत्र है और लड़ाई होती रहनी चाहिए। चुनाव है, कुछ लड़ाइयाँ जीतने के लिए ना सही, लड़ने के लिए तो लड़ी ही जाती हैं। तो ये थी दिन भर की खबरें। हमने आज के शो की शुरुआत एक न्यायविद को श्रद्धांजलि के साथ की थी, लेकिन आज हमने एक और शब्द शिल्पी को खोया है। इस आवाज़ को सुनकर आप शायद उनके नाम का अंदाज़ा लगा लेंगे, और ख़ास करके जो रेडियो सुनते थे, जो विविध भारती सुनते थे, वो तो ज़रूर ही। बनोर भाइयों, देखिए अभी जो आपने गाना सुना ना, बातों बातों में मुलाकातों में, अरे वाह साहब, क्या गजब का गाना है। और यही गाना आज गीतमाला की संगीत सीढ़ी की चोटी पर था। जी हाँ, 7 दिनों के इंतजार के बाद 7 पायदानों की जबरदस्त छलांग लगाकर ये गाना आज चोटी पर पहुंच गया है। और इस गीत के बाद आज अब हमारा ये कार्यक्रम होता है खत्म। इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्ते, आदावर्ज है, गुड बाय और सत श्री अकाल। आवाज़ सुन के आप नाम का अंदाज़ा लगा ना पाए हो तो मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। 50 के दशक की शुरुआत की बात है। एक नई उम्र का लड़का ऑडिशन देने गया मुंबई के ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर, जो बतौर प्रेजेंटर वहां ज्वाइन करना चाहता था। उन दिनों ऑल इंडिया रेडियो के मुंबई स्टूडियो से हिंदी प्रसारण सेवा की शुरुआत हो रही थी। वो ज़माना संस्कृतनिष्ठ हिंदी, परिष्कृत हिंदी का था, इसलिए लड़के की हिंदी उर्दू की मिली जुली बोली को किसी ने तवज्जो नहीं दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 1952 में श्रीलंका से प्रसारित होने वाले हिंदी रेडियो चैनल सिलोन ज्वाइन कर लिया उन्होंने। कई लोगों ने नाम सुना होगा रेडियो सिलोन। उसके बाद रेडियो सिलोन में फिल्मी प्रोग्राम और उन सब में इनकी आवाज़, ऐसा जादू कि 70 का दशक आते आते ऑल इंडिया रेडियो को भी रेडियो सिलोन की तरह अपना भी एक मनोरंजन चैनल शुरू करना पड़ा। क्या नाम रखा गया? विविध भारती। जी, आवाज़ और शब्दों के इस जादूगर का नाम अमीन सयानी, जिनको हमने अपने बचपन में सुना और अपने बच्चों को भी सुनाना चाहिए कि एक ऐसी आवाज़ थी जो जब बोलती थी तो आदमी मंत्रमुग्ध होकर के सुनता था। जितने चाव से लोग गीत गाने सुनते थे, मतलब वो जिस तरीके से कहते थे कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गाना, वो बड़ा अपने आप में बड़ा अद्भुत होता था। जब उनकी ये आवाज़ पॉपुलर हो गई तो काफ़ी दिनों बाद ऑल इंडिया रेडियो को लगा कि यार ये आवाज़ हमारे पास आनी चाहिए, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और रेडियो सिलोन की प्रसिद्धि को उस आवाज़ ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो 1989 में खुद अमीन सयानी को विविध भारती ने बुलाया और उन्होंने ज्वाइन किया, और फिर चैनल लोकप्रियता के शिखर तक पहुंच गया। अमीन सयानी का आज यानी 21 फरवरी को निधन हो गया। जाते जाते अमीन सयानी का एक किस्सा भी आपसे साझा करते हैं। 60 के दशक में एक बार अमीन सयानी की मुलाकात हिंदी साहित्य की बड़ी हस्ती कमलेश्वर से हुई। वही कमलेश्वर जिनकी किताब कितने पाकिस्तान बहुत चर्चित है, और भी कई सारी उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। कमलेश्वर ठहरे साहित्य शुद्धता का ध्यान देने वाले साहित्यकार, अमीन सयानी ठहरे एक प्रेजेंटर। दोनों के जो नेचर ऑफ वर्क था वो ज़मीन आसमान का उसमें फ़र्क था, लेकिन फिर भी कमलेश्वर अमीन सयानी से एक बार पूछ बैठे, बरबहस पूछ बैठे, अमीन भाई तुम भाषा की हत्या क्यों करते हो? इस पर अमीन सयानी ने वो जवाब दिया जिसे सार्थक संवाद से जुड़े तमाम सिद्धांतों में एक सिद्धांत माना जाता है। अमीन साहब ने कहा, कमलेश्वर भाई, कम्युनिकेशन के 2 पहिए होते हैं, एक वक्ता का और एक श्रोता का। आपकी शैली में तो हमारी बात बेहद कम लोग तक ही पहुंच पाएगी, जो अभी मेरी शैली है आम आदमी तक आसानी से पहुंच जाती है। तो ऐसे अमीन सयानी थे। ललन टॉप की टीम अमीन सयानी को श्रद्धांजलि देती है, उनकी आवाज़ के जादू को याद करती है, उनकी देह बीती है, लेकिन उनकी कला, उनका अंदाज़ हमेशा हमारे बीच रहेगा, पढ़ने लिखने सुनने वालों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। चलते चलते एक टीज़र दिए देता हूँ। टीज़र किसका? आपके पसंदीदा शो तारीख का,
जो आप रोज़ सुबह देखते हैं, और अगर आपसे सुबह छूट गया हो तो शाम के लिए हम बता देते हैं। ललन टॉप शो के बाद आप उसे भी देख सकते हैं। हुआ ये, जो दूसरा वर्ल्ड वॉर था जिसका अंत जो है जापान के आत्मसमर्पण के साथ हुआ। जापान ने आत्मसमर्पण किया क्योंकि अमेरिका ने उस पर लगातार 2 परमाणु बम गिराए। यहाँ तक की कहानी हम में से ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन हिरोशिमा नागासाकी में गिराए गए परमाणु बमों के अलावा एक तीसरा परमाणु बम भी था जिसे जापान पर गिराने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन गिराया नहीं गया। तो क्या हुआ इस तीसरे बम का, क्या हुआ इस तीसरे बम से, और क्यों इसे नाम दिया गया द डोमेन कोर, यानी शैतान का गोला? जानिए आज की तारीख के एपिसोड में। शो का जो लिंक है आपको ऊपर मिलेगा, जो आई बटन है, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।